नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12वीं यूनिट नंबर 12 रेडियम की आत्मकथा, जिसके रचयिता है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म सन 1864 में और निधन सन 1938 में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में जिनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम राम सहाय दुबे था। वे कान्यकुंज ब्राह्मण थे। कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा का क्रम उनके जीवन में अधिक समय न चल सका। उन्हें जीआईपी की रेलवे में नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद टेलीग्राम का काम सीखकर इंडियन मिडलैंड रेलवे में तार बाबू के रूप में नियुक्त हुए। नौकरी के साथ साथ हिंदी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, संस्कृत आदि का उन्होंने गहन अध्ययन किया। मतलब नौकरी मिलने के बाद उन्होंने काफ़ी कुछ मेहनत की और भाषाओं को सीखने का प्रयत्न किया। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे और उसके बाद उन्होंने भाषा शास्त्री, रचनाकार, अनुवादक, वैयाकरण, इतिहासज्ञ, अर्थशास्त्री होने के साथ विज्ञान में भी गहरी रुचि रखने वाले इंसान हो गए और उन्होंने बहुत कुछ कार्य किया। उनके काफ़ी काव्य संग्रह और रचनाएं भी हमारे सामने हैं। अब यहाँ पर एक ऐसी विज्ञान वार्ता से यह रेडियम की आत्मकथा ली गई है। एक ऐसी विज्ञान कथा जिसमें रेडियम कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, क्या था और कहाँ पहुँचा है, उसका वर्णन एक रेडियम के माध्यम से इन्होंने प्रस्तुत किया है। रेडियम, अभी हम जो जानते हैं, रेडियम वो ऐसा एक पदार्थ जो चमकता रहता है। अभी हम लोग गाड़ियों के नंबर वगैरह लगाते हैं, वो रेडियम से बनते हैं। तो उसी का रेडियम उसी का एक अंश है, पर ये यहाँ पर एक ऐसा ग्रह है और उसी का वर्णन यहाँ पर रेडियम की आत्मकथा के माध्यम से हमारे सामने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत किया है। मैं कहाँ जन्मा, यह कहना मेरे सामर्थ्य के बाहर और तुम्हारी कल्पना से परे है। ब्रह्मांड के अनंत तथा कल्पनातीत गेह में और काल से अपरिचित तथा अपरिच्छिन्न गर्भ में मेरी उत्पत्ति हुई थी। मतलब कहाँ पर, कल्पना से दूर आप रहें और जो समय और काल है उससे अपरिचित और ऐसा गर्भ जहाँ पर मेरी उत्पत्ति हुई, मतलब वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। रेडियम आपने अधिकतर देखा होगी, आत्मकथाएं जब होती है तो आत्मकथा में आपको खुद को जैसे बोल रहे हो इस तरह का वर्णन हमें करना पड़ता है और यही वर्णन रेडियम अपने खुद के शब्दों में यहाँ पर वर्णित आत्मकथा के माध्यम से कर रहा है। मैं अकेला निराधार उस अनंत शून्य में बहुत वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा। जब मेरी उत्पत्ति हुई तो पूरे ब्रह्मांड में, इस अनंत शून्य अवकाश में मैं बहुत सालों तक अकेला इधर से उधर, उधर से इधर घूमता रहा। इसी बीच अद्भुत घटना घटी और इसी के बीच में एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी। परमाणु की एक ज्योतिर्मय धारा ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और परमाणु की जो धारा थी, एक ज्योतिर्मय धारा, उसने चारों तरफ से मुझे घेर लिया और मैं वायव्य सागर का एक अंश बन गया। और उसने जैसे ही घेरा तो जो वायव्य सागर है उसका एक मैं अंश जाकर बन गया। इस दशा में मैं कई युगों तक था और तमाशा देखता जाता था कि कैसे एक परमाणु दूसरे तीसरे आदि परमाणुओं से मिलकर आकार तथा रूप धारण कर रहा। और मैं वायव्य सागर में रहा, वहाँ पर देख रहा था कि एक परमाणु दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरे से चौथे से, उस तरह आदि परमाणु सब मिलकर किस तरह से एक आकार बन जाते हैं, एक इस तरह एक आकार से रूप धारण करते हैं, उसका वर्णन मुझे यहाँ पर दिखाई दिया और मैं वहाँ पर रहा वो देखने लगा। अब गर्मी बढ़ने लगी और असह्य हो उठी और गर्मी जैसे बहुत भारी बढ़ने लगी, टेम्परेचर बढ़ने लगा, असह्य हो उठी, बिजली चमकने लगी और हलचल मच गई। उसी समय बिजली चमक लगी और चारों तरफ हलचल सी मच गई। परमाणु धक्के कर रहा था, परमाणु धक्के पर धक्के खाने लगे और उनकी गति वेगवती होती गई। परमाणु धक्के खाने लगे इधर से उधर, उधर से उधर, और उनकी गति भी क्या होगी, वेगवती, मतलब वो फास्ट चलने लगे। इस अवस्था में कई अरब वर्षों तक रहकर मैंने देखा कि मैं अत्यंत जलती हुई और उत्तम वस्तु का एक अंश हूँ। और उस समय मैंने देखा कि मैं कोई सामान्य चीज़ नहीं हूँ, पर एक ऐसी चीज़ हूँ जो जलती हुई और उत्तम वस्तु है, उसका एक अंश हूँ। इस जलती हुई अवस्था में मैं युगों तक पड़ा रहा और इस जलती हुई अवस्था में मैं कई सालों तक वहाँ पर पड़ा रहा। निदान 10 दिशाओं में बड़ा गर्जन होने लगा और मेरे पहले संसार की रचना हुई। और निदान पूरे 10 दिशाओं में एक भारी गर्जना हुई और उस गर्जना के बीच में मेरे पहले संसार का जन्म हुआ, मतलब उस संसार की रचना हुई जहाँ पर मैं रह सकूं। मैं इस संसार में कैसे प्रविष्ट हुआ, कैसे धीरे धीरे एक सुंदर ग्रह बना जो जीवित प्राणियों से भरा पूरा और बड़े बड़े नगरों से सुशोभित था, इन विषयों का विस्तार कर मैं तुमको थकाना नहीं चाहता। मेरा जन्म कैसे हुआ, मैं इस संसार में कैसे प्रविष्ट हुआ, कैसे मैं एक सुंदर ग्रह बना,
कैसे जीवित प्राणियों से भरा भरा पूरा था मैं, जो बड़े बड़े नगरों से सुशोभित था, इन सारे लोगों को इन विषयों पर जो मेरा किस तरह से यहाँ पर आविष्कार हुआ, तो इन सारों की बातों को कहकर मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता, मैं थकाना नहीं चाहता, वो बात मैं अपने तक सीमित रखता हूँ। मैं आगे की बात आपको बता रहा हूँ। यह नवीन संसार निर्जल मरुभूमि में परिणित हो गया और अंत में फटकर मिट गया तथा ज्योतिर्मय वायु पदार्थों के रूप में परिणित हो गया। और अंत में क्या हुआ, यह नवीन संसार जो निर्जल मरुभूमि जो एकदम खलास हो जाती है ऐसी भूमि में परिणित हो गया और अंत में फटकर मिट गया। और अंत में जैसे ही फटा वो खलास हो गया, खत्म हो गया तथा ज्योतिर्मय वायु पदार्थों के रूप में परिणित हो। ज्योतिर्मय एक ज्योतिर्मय पदार्थ है, उसके अंदर वो परिणित होगा, मतलब जिसके अंदर से जैसे कि रोशनी आती हो या उसके ऊपर कुछ प्रकाश पड़ता है तो उसके अंदर से किरणें बाहर आती हो या दूर से आपको दिखने लगे कि ये क्या चीज़ है। यह इस महाप्रलय काल में मैं इस संसार से बड़े वेग से फेंका गया और दूसरे संसार से मैं जा पहुंचा। और उस समय इस महाप्रलय काल में मुझे इस संसार से ऐसे फेंका गया कि मैं दूसरे संसार में जा गिरा। यह दूसरा संसार भी कालांतर में नष्ट हो गया और दूसरा संसार था वो भी समय के अंतर काल अंतर में जैसे काल चला गया वैसे वैसे वो भी नष्ट हो गया। इसी प्रकार में एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा आदि अनेक ब्रह्मांडों की यात्रा करता हुआ और अनेक देशों का चक्कर लगाता हुआ उस अग्निकुंड में गिरा जो सिकुड़ते सिकुड़ते तुम्हारी पृथ्वी बन गया। और इस तरह मैंने इस ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड से इस तीसरे से चौथे से पांचवें से अनेक ब्रह्मांडों की यात्रा की और अनेक देशों की यात्रा करके चक्कर लगाते लगाते एक दिन मैं एक बड़ी सी अग्निकुंड में जाकर गिरा और सिकुड़ते सिकुड़ते जलते जलते एक छोटा सा ग्रह, मतलब अभी जो हम रह रहे हैं, वह पृथ्वी बन गया। मैं पृथ्वी के ऊपरी भाग पर ही रहना ही नहीं चाहता था, केवल पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रहना चाहिए, क्योंकि यात्रा करते करते मैं बहुत थक गया था। मतलब इतने ब्रह्मांडों की यात्रा की थी, इसलिए मैं अब पूरी तरह से थक गया था और मुझे आराम करना आवश्यक था। और उस समय मुझे आराम करना बहुत आवश्यक था। इसी से मैं पृथ्वी के नीचे की तह पर अपने सहचर अन्य धातुओं के साथ लेट रहा। इसलिए मैं क्या करा कि पृथ्वी के नीचे के भाग में चला गया और जो अपने साथी वगैरह थे उस धातुओं के साथ में वहाँ पर लेटा रहा। घोर निंद्रा ने आकर घेरा और मैं कुंभकर्णी नींद में निमग्न हो गया। और वहाँ पर घोर निंद्रा ने मुझे आकर घेर लिया और मैं जैसे कुंभकर्णी नींद थी उसमें निमग्न हो गया, पूरी तरह से सो गया। निंद्रा पूरी भी न हुई थी कि मुझे यात्रा करने के लिए फिर उठना पड़ा और मेरी निद्रा अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि मुझे फिर से अपनी यात्रा आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना पड़ा। मैं इस हिरण्यगर्भ के पेट में कई करोड़ वर्ष, कई पद्म वर्षों से विद्यमान था। मैं इस हिरण्यगर्भ के पेट में, पृथ्वी का जो पेट होता है उसके अंदर मैं कई पद्म वर्षों से विद्यमान था, किंतु कुछ दिन पहले तक कोई मेरा पता न पा सका था। पर कुछ दिन पहले तक किसी को ये पता नहीं था कि ये रेडियम है, इसलिए मेरा कोई पता न पा सका। धरती का ऊपरी भाग आंधी पानी से कट कट कर समुद्र में डूबता गया। क्या हुआ कि धरती का जो ऊपर का भाग था वो क्या हुआ, कट कट के आंधी और पानी से कट कट कर समुद्र में डूबता गया और मैं प्रबल शक्तियों द्वारा हजारों वर्षों से ऊपर की ओर निकलता गया। और धीरे धीरे जैसे पृथ्वी पिघलती गई वैसे वैसे मैं नीचे से ऊपर आता गया और मैं ऊपर की ओर आ गया। बहुत सी खनिज धातु के साथ मेरी बड़ी गाढ़ी मित्रता हो गई थी। मैं बराबर उनके साथ रहता था और उनके सुख दुख में बराबर सहानुभूति रखता था। अंत में वैज्ञानिकों ने मुझे मेरे चिर संगियों से अलग कर मनुष्य के सामने उपस्थित किया और अंत में जब वैज्ञानिक लोगों ने मुझे पहचाना तब जाकर उन्होंने मुझे अपने चिर संगियों, मतलब अपने जो साथी थे धातु वगैरह, उनसे अलग किया और मुझे मनुष्य के सामने उपस्थित कर दिया। वियोग का फल बड़ा कड़वा होता है, मतलब वियोग जो होता है ना उसका फल जो होता है बहुत दुखी करने लायक होता है, आपको दुखी करता है, कड़वा होता है। यदि मैं चाहता हूँ तो इस वियोग का फल पहले वैज्ञानिकों और फिर मनुष्य को चखा देता, मतलब मैंने जो वियोग सहन किया है उसका फल मैं वैज्ञानिकों को और मनुष्य को चखा देता, किंतु ऐसा करना मुझे मंजूर न था। पर मुझे ऐसा मंजूर न था क्योंकि ऐसा मैंने वियोग सहन किया है तो मेरा दुख किसी और को मैं क्यों दूँ। क्योंकि पशुओं में सिंह की जैसी धाक जमी रहती है। पशुओं में सबसे ज़्यादा धाक किसकी होती है? सिंह की, शेर की होती है। देवताओं में इंद्र जैसा मान पाते हैं, देवताओं में इंद्र सबसे महान माने जाते हैं। कंकड़ पत्थर जो होते हैं ना, जैसे रत्न वगैरह, उस सब पत्थरों के जो नंग बनते हैं उस नंग में रत्न सबसे सम्मानित होता है। वैसे ही मैं मौलिकों का राजा बन बैठा
और इस स्थान पर मनुष्य ने मुझे बैठा दिया। मौलिकों का राजा बन गया और मुझे उस स्थान पर बैठा गया। उन पर मेरे प्रसन्न रहने का यही कारण है, और इसकी कारण कि वे लोग मुझ पर प्रसन्न है क्योंकि मेरे अंदर कोई महत्व चीज़ देख रहे हैं, इसलिए वो मेरा महत्व समझ रहे हैं। अब मेरी उत्पत्ति पिच ब्लेंडी नामक एक खनिज पदार्थ से हुई थी। इसके नीचे अंडरलाइन करना इस वाक्य के नीचे, क्योंकि यहाँ पर ये प्रश्न एक वाक्य में पूछा जा सकता है कि रेडियम की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आप उत्तर में लिख सकते हैं कि पिच ब्लेंडी नाम का जो खनिज पदार्थ था उससे इस रेडियम की उत्पत्ति हुई। यूरानियम मेरे पितामह और आयोनियम मेरे पिता है, मतलब ये दादा है और उसके पिता आयोनियम है। यूरानियम उनके दादा रहे और आयोनियम उनके पिता रहे। अर्थात यदि तुम यूरानियम का कुछ देर यूं ही रख दो, यूरानियम को कुछ देर आप ऐसे ही छोड़ दो, तो वो अपने आप ही धीरे 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 उसके अंदर से आयोनियम और आयोनियम से मैं बन जाऊंगा। फिर आयोनियम बनेगा, यूरानियम से आयोनियम, आयोनियम से रेडियम, इस तरह मैं बन जाऊंगा। अच्छा, तुमने कभी पारस पत्थर का भी नाम सुना है? पारस पत्थर, पारसमणि पत्थर का नाम आपने सुना हो तो वो क्या करता है कि जहाँ कहीं लोहा हो तो उसको अगर टच किया जाए तो वो क्या बना देता है, उस लोहे को सोना बना देता है। तो आपने कोई भी उसका नाम सुना है? वह यह पत्थर है जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। वो ऐसा पत्थर होता है जो लोहे को स्पर्श करता है तो भी सोना बन जाता है, और जस्ता चांदी का रूपांतर ग्रहण करता है, और जस्ती जो चीज़ होती है वो चांदी का रूप धारण कर लेती है। यह पत्थर पहले भारतवासियों के पास था, अथवा यूँ कहो कि वे एक निम्न श्रेणी की धातु को उच्च श्रेणी की धातु में परिणत करने की रीति जानते थे, किंतु पश्चिमी वैज्ञानिकों ने इसे एक कपोल कल्पित वस्तु बतलाया और इसकी हंसी उड़ाई। क्या किया कि कल्पित कल्पित वस्तु जो चीज़ थी उन्होंने क्या किया, इसकी हंसी उड़ाई, और लोग जैसे कि बेकार चीज़ है ऐसा उन्होंने मजाक किया। अब मेरे आविष्कार से उनकी आंखें खुली है, पर अब जैसे मेरा आविष्कार हुआ तो उनकी आंखें खुल गई कि सचमुच ये बात सही थी। वे समझने लगे कि जैसे यूरानियम में रेडियम और मुझसे हीलियम धातु बनती है, उसी प्रकार और धातुएं भी एक दूसरे का रूपांतरण ग्रहण करती है। अब उनका ध्यान पारस पत्थर की सत्यता की ओर गया है। मतलब अब उनका ध्यान कहाँ पर गया कि पारस पत्थर की सत्यता क्या है, पारस पत्थर कितना महत्वपूर्ण है, तो उसकी तरफ गया है। उनमें कितने तो ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि पारस पत्थर की समस्या हल हो गई, किंतु वे ये नहीं जानते कि पारस पत्थर बनाने में उन्हें कभी अभी वर्षों लगेंगे। पर अभी उन्हें ये पता नहीं है कि अगर पारस पत्थर आपको बनाना है तो उस पारस पत्थर को बनाने में भी अभी आपको सालों निकल जाएंगे। मेरा मूल्य इतना अधिक है कि मैं संसार की सभी वस्तुओं में बहुमूल्य हूँ। मेरा मूल्य बहुत है, मैं बहुत मूल्यवान हूँ। संसार की सारी वस्तुएं आप खरीदो फिर भी मुझे आप खरीद नहीं सकते, इतना मैं बहुमूल्य हूँ। मेरे एक कण का जितना दाम है उतने में सोना और प्लेटिनम ढेर के ढेर मिल सकते हैं। मेरे एक कण का दाम जितना है उतने में आपको सोना और प्लेटिनम ढेर के ढेर, मतलब 1-1 किलो के बराबर मिल सकते हैं। मेरी बहुमूल्यता का अनुमान तुम इतने से ही कर सकते हो कि आल्पिन के सिर के बराबर मेरे एक छोटे से टुकड़े का दाम 75,000 रुपये होता है। आल्पिन जो हम केवल एक पिन डालते हैं, उस आल्पिन जो कागज़ को फिट करना जाता है, ऐसी आल्पिन का भाव अगर आप देखो तो करीबन उसका मूल्य कितना होता है, 75,000 रुपये के आसपास होता है। लंदन के मिडल सेक्स हॉस्पिटल में मेरे 2 कण हैं। लंदन का मिडल सेक्स हॉस्पिटल है, उसमें एंट्री में एक शोकेस बना है, उस शोकेस के अंदर उसके 2 कण है। ये इतने छोटे हैं कि बिना खुर्दबीन के देखे नहीं जा सकते। वो इतने छोटे हैं कि बिना खुर्दबीन अगर आप कांच कुछ पहनो, जो स्टेटोस्कोप है वो जो सूक्ष्मदर्शक यंत्र होता है उसके अंदर आप देखोगे तो ही आपको दिखाई देगा कि भाई यहाँ पर कुछ है। इसलिए उसको आपको देखने के लिए इस तरह से देखना पड़ेगा। पर इतने ही छोटे कणों की कीमत 30,000 रुपये है, और वो इतना छोटा कण है जिसकी मूल्य कितनी है, करीबन 30,000 रुपये हैं। वे कांच की नली में भली भांति सुरक्षित रखे रहते हैं, और उसको कैसे कांच की नली में सुरक्षित रखा गया है। मुझसे 3 प्रकार की किरणें बराबर निकला करती है। मुझसे कितनी किरणें, 3 प्रकार की किरण निकलती है। उनमें तुम खाली आंख नहीं देख सकते। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप उसको खाली आंख देख नहीं सकते। 3 प्रकार की किरणें निकलती जो आपको नुकसान कर सकती है। मैं अपनी किरणों के साथ परमाणु को भी विकीर्ण करता रहता हूं। यदि मेरे किसी मिश्रण को पानी में कुछ देर रख दो तो तुम देखोगी मैं अपना रंग गिरगिट सा बदलता हूं। अगर मुझे आप पानी के अंदर, मिश्रण के अंदर अगर थोड़े समय के लिए आपने रख दिया तो मैं अपने आप
जैसे गिरगिट बारिश के दिनों में अपना रंग बदलता है, उस तरह मैं भी अपना रंग बदलने लगूंगा। पहले तो मैं पीले रंग का रहूंगा, किंतु धीरे धीरे रंग बदलते बदलते अंत में गुलाबी रंग का हो जाऊंगा। मुझे पानी में मिलाकर रख दो, मैं बड़ा गोल खिला दूंगा। मुझे पानी में मिलाकर अगर आपने रख दिया तो बहुत बड़ा गोल खिलाऊंगा, मतलब आपको खुश कर दूंगा। पानी से जितना चाहो उतना उज्जन और ओसजन जमा कर लो। पानी से आप जितना चाहो उतना उज्जन और ओसजन आपको मिल जाएगा, मतलब इतनी भाप उसके अंदर से निकलती है। एक बात और याद रखो कि मेरे पास का तापक्रम आसपास के स्थानों के तापक्रम से अधिक रहता है, मतलब मेरे आसपास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। जो आसपास का टेम्परेचर हो उससे ज़्यादा मेरे आसपास टेम्परेचर रहता है। अब मेरी कुछ उपयोगिता को सुन लो। मेरी जो उपयोगिता है कि मैं किस काम में आ सकता हूँ उसको भी सुन लीजिए। नासूर के रोगियों की चिकित्सा मेरे द्वारा की जाती है। जो सफ़ेद सफ़ेद दाग जिसको लगते हैं, ऐसे रोगी लोग होते हैं, उसकी चिकित्सा मेरे द्वारा की जाती है। हजारों रोगियों की जान मेरी बदौलत बच गई और ऐसे हजारों रोगियों की जान इस रेडियम की वजह से बच गई है। मैं हजारों लाखों वर्षों तक अपना प्रकाश नहीं खोता। मैं एक धातु की छड़ के सिर पर बैठकर प्रतिदिन किसी रोगी के घाव को कुछ देर देखता हूँ, मतलब जो रोगी को रोग लगा है उस रोग के ऊपर मैं थोड़ी देर उसको देखता हूँ। घाव के निकट जाते ही मेरी प्रकाश किरण घाव पर पड़कर उसके विष को दूर कर देती है, और मेरी जैसे प्रकाश की किरण उसके घाव पर पड़ती है और वो घाव में दूर कर दे, उसके अंदर जो जहर है, विष है, उसको दूर कर देती है। फिर उसको अपने आप अच्छा लगने लगता है। मेरा यह किरण विकिरण एक अद्भुत दृश्य है। एक विशेष प्रकार के पर्दे पर डॉक्टर लोग उसे दिखाते हैं। मेरी किरण तथा परमाणु जिस समय पर्दे पर पड़ते हैं उस समय ऐसा मालूम होता है कि अंधेरी रात में करोड़ों तारे आसमान में चमक रहे, और जिस समय उस पर्दे के ऊपर मेरी रोशनी डाली जाती है उस समय ऐसा लगता है कि जैसे अंधेरी रात में करोड़ों तारे आसमान में चमक रहे हैं। इस किरण तथा परमाणु वितरण से मैं कम अवश्य होता जाता हूँ, किंतु इसकी मात्रा इतनी थोड़ी होती है कि मेरे किसी कण से वर्षों काम लेने पर भी वजन कम नहीं होता। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरी मात्रा इतनी ज़्यादा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वर्षों काम ले जाने के बाद भी मैं अपना वजन कम नहीं होने देता, मतलब मेरा वजन कम नहीं होता। एक बात मैंने अब तक छिपा रखी है, मैंने एक बात अभी आपसे छिपा कर रखी है। मैं देख रहा था कि तुम मुझे हाथ से छूते हो या नहीं, तो खूब बचे। अगर आप हाथ से छूते हो तो मेरे से बच के रहिए, क्योंकि आप मुझे हाथ से छू नहीं सकते। यदि एक बार भी तुम मुझे अपने हाथ से स्पर्श करोगे तो मैं उसका मजा तत्काल चखा देता। अगर आपने हाथ से मुझे छुआ तो उस समय तुरंत मैं आपको उसका मजा चखा देता। मुझे छूने से तुम्हारे हाथ में घाव हो जाएंगे। जैसे आप मुझे स्पर्श करोगे तो आपको आपके हाथ में अंदर क्या हो जाएंगे, घाव पड़ जाएंगे, बड़े बड़े फोड़े उठावेंगे और जो शीघ्र आराम न हो, और ऐसे बड़े बड़े फोड़े आपके हाथ के अंदर आ जाएंगे और जो शीघ्र आपको आराम न भी देंगे, आराम न होंगे। इतना कष्ट बहुत असह्य होता है, और इतना कष्ट इंसान के लिए बहुत ही असह्य होता है। इतने से तुम यह न समझ लेना कि मेरी उपयोगिता का अंत हो गया, और इससे यह मत समझ लेना कि मेरी जो उपयोगिता है उसका अंत हो गया। भविष्य में मैं बड़ी बड़ी करामतें कर दिखाऊंगा। भविष्य में बड़ी बड़ी करामतें हैं वो कर दिखाऊंगा, मतलब अपना काम आपको दिखाता रहूँगा कि मैं किस तरह से काम आ सकता हूँ। मेरी विलक्षण चालों को सुन तुम्हें दांतों तले अंगुली दबानी पड़ेगी। जैसे जैसे मेरे विषय में तुम्हारी जानकारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तुम मेरी कद्र करना सीखोगे। दिन दिन विज्ञानवेताओं की दृष्टि मुझ पर अधिक रहेगी। मैं उनकी खोज का कारण अभी बहुत दिनों तक बना रहूँगा। बस अभी लोग मुझे खोजते रहेंगे कि मैं क्या हूँ, क्या काम आ सकता हूँ, तो लोग उसके बारे में सोचते रहेंगे। मेरा ही नाम धारण कर एक कृत्रिम वस्तु चल निकली, और अभी रेडियम का नाम धारण करके कृत्रिम वस्तु जो हम लोग अभी रेडियम के रूप में उसका उपयोग कर रहे हैं वो चल निकली है, जो घड़ियों में लगा देने से अंधेरे में स्वयं चमक लेती है। हम लोग कहते हैं कि भाई मेरी घड़ी में तो बोले रेडियम है इसलिए मेरी घड़ी रात को भी टाइम दिखाती है, मतलब उसको कलाई में घड़ी में मौजूद है, उसके अंदर वो रेडियम लगाता है इसलिए रात में उसका आवाज़ हमको या उसकी रोशनी हमको दिखाई देती है। इतनी यात्रा करने पर भी तुम भूलकर यह न समझ लेना कि यहाँ आकर मेरी यात्रा पूरी हो गई, मतलब इतनी यात्रा होने के बाद आपने यह न समझ लिया कि मेरी यात्रा पूरी हो गई। मेरी यात्रा अभी भी बाकी है। मैं अभी और यात्रा करूँगा और करता जाऊँगा। मैं अभी और यात्रा करूँगा और मेरी यात्रा अभी भी चलती जाएगी। बस एक बात और, पर एक बात अंत में आपसे मैं कहना चाहता हूँ। मैं भारतवासियों पर प्रसन्न नहीं हूँ,
क्योंकि वे मेरी कदर करना नहीं जानते। मैं उनके ऊपर प्रसन्न इसलिए नहीं हूँ कि मैं मेरी कदर करना नहीं जानते, मुझे उसका दुख नहीं है। देखो भारत में कितनी खाने हैं जहाँ मैं विद्यमान हूँ, भारत में बहुत सारे खाने हैं, उसको आप खोदिए तो उसके अंदर से मैं आपको मिल जाऊँगा, विद्यमान हूँ, किंतु उनमें इतनी शक्ति नहीं, इतना अधिकार नहीं कि वो मुझे खोद कर निकाले। पर इतने में इनका अधिकार भी इतना नहीं है या उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि लोग मुझे उसके अंदर से खोद कर निकाल सकते हैं और मेरी उपयोगिता को समझ ले कि मेरी उपयोगिता क्या है, उसको समझे। तुम मुझे आदर की दृष्टि से देखो, तुम मेरी उपयोगिता को समझो, मेरी कद्र करना सीखो, फिर देखो मैं तुम्हारा दास बनने के लिए तैयार हूँ। अगर आपने मेरे महत्व को समझो, मुझे आदर की दृष्टि से देख लो, मेरी उपयोगिता को समझ लो, मेरी कद्र करना सीख लो, तो फिर देखो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आपका दास बनकर आप जो भी कहें वो सब करने के लिए मैं तैयार हूँ। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि रेडियम ऐसी महान चीज़ है जो हमें बहुत काम लग सकती है। इसलिए वो अपनी बात कह रहे हैं कि भाई मेरा महत्व समझकर मेरी कदर करना सीख जाओगे तो मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मतलब रेडियम एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही मूल्यवान है और हमें जीवन में बहुत कुछ काम लग सकती है। वो बात आत्मकथा के माध्यम से उन्होंने अपने शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत की है। विद्यार्थी मित्रों, शब्दार्थ और टिप्पणी भी आपको लिखनी है, साथ में मुहावरे और कहावतें हैं। उसमें केवल एक मुहावरा है, दांतों तले उंगली दबाना, मतलब आश्चर्य में पड़ जाना। तो उसके बाद स्वाध्याय के प्रश्न, जिसमें एक वाक्य के प्रश्न विकल्प हैं, एक वाक्य के प्रश्न हैं, दो वाक्य के उत्तर हैं, 5-6 वाक्य में उत्तर है, वो सब लिखना है। आशय स्पष्ट कीजिए, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे स्वाध्याय से बाहर है, अभ्यासक्रम से बाहर है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। विद्यार्थी मित्रों, जैसे जैसे यूनिट होते जाएंगे वैसे वैसे आपको भेज दिए जाएंगे, इसलिए आप जितना हो सके उतना जल्दी से तैयार कीजिए। पहले तो आप सबको अभिनंदन देता हूं कि गवर्नमेंट ने आज ही एक नया निर्णय लिया है कि मंडे से, मतलब 11 तारीख से 10 और 12वीं की स्कूलें शुरू हो रही है। तो हम लोग शायद बहुत ही जल्द फेस टू फेस भी मिलेंगे, तो हमारा जो भी काम बाकी है वो बहुत जल्द पूरा भी हो जाएगा। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, हो सके तो जितना हो सके उतना अपना काम करते रहिए और जब मिलेंगे तब सारी परेशानियां हैं वो भी हमारी दूर हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।